एक बार बता दो कि हाँ सब कुछ ठीक है, उसके बाद आज की क्लास में हम अगले 1 घंटे में समझते हैं कि मेडावल हिस्ट्री को, मध्यकालीन भारतीय इतिहास को पढ़ना किस तरीके से। चलो, तो आपके कमेंट शायद मेरे को शो नहीं हो पा रहे हैं। सीधा हम शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की और लगातार अब अगले 1 घंटे आप लोग लगातार मेरी आवाज को सुनते रहना, मेरी वाणी को सुनते रहना। पहले बच्चे अगर मैं बात करूं आपके मध्यकालीन भारतीय इतिहास की, मध्यकालीन भारतीय इतिहास देखो जनरली अगर हम बात करें मध्यकालीन भारतीय इतिहास की, मध्यकालीन भारतीय इतिहास की शुरुआत हम कहां से मानते हैं? तो जब से भारत के ऊपर मुस्लिम आक्रमणकारियों का जब इन्वेजन हुआ था, आक्रमण हुआ था, और जब से जो भारत की जो सत्ता है, भारत की सत्ता हिंदू शासकों के हाथों से निकलकर मुस्लिम शासकों के हाथ में गई थी, वहीं से हम इतिहास का एक नया अध्याय शुरू करते हैं जिसको हम कहते हैं मेडावल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत, फिर आप कहोगे कि सर मध्यकालीन भारत कहां से पढ़ना चाहिए? क्या जब से मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ था भारत के ऊपर 712 ईस्वी में, क्या वहां से हम अपने मध्यकालीन भारतीय इतिहास की शुरुआत करें, या फिर मोहम्मद बिन कासिम के बाद महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ, फिर मोहम्मद गोरी का आक्रमण हुआ था, मोहम्मद गोरी के जो गुलाम थे, है ना, मोहम्मद गोरी के जो गुलाम थे, उन्होंने भारत में दिल्ली सल्तनत की नींव डाली थी, और पहला वंश था आपका गुलाम वंश 1206 ईस्वी में। पहला वंश कौन सा था? मामूलक वंश या गुलाम वंश 1206 ईस्वी में। तो क्या सर हमें मध्यकालीन भारतीय इतिहास की जो शुरुआत है वो 1206 ईस्वी से करनी चाहिए क्या? ठीक है, ये बहुत सारी चीजें हमारे माइंड में डाउट चलते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम बार-बार बात कर रहे हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास, यानी आपका जब से मुस्लिम शासकों ने सत्ता अपने हाथों में ली थी, भारत की सत्ता, मुस्लिम शासक यानी वो शासक जो किस धर्म को मानते हो? इस्लाम धर्म को मानते हो। यानी हमने कहीं ना कहीं जो शुरुआत है वो इस्लाम धर्म से करनी है। इस्लाम धर्म कब से अस्तित्व में आया, किस प्रकार इस्लाम धर्म का उदय हुआ था, यानी हमारी जो सारी कहानियां वो इस्लाम धर्म से संबंधित है ना। हाँ, बच्चे सारी क्लासेस रेगुलर चालू हो जाएंगे ना, ये नहीं देखा जाता कि इसमें एक क्वेश्चन आएंगे, इसमें 2 आएंगे, 3 आएंगे, है ना। बैच के अंदर पढ़ना तो सारी चीजें हैं, वो भी चालू हो जाएगी आपकी, इसमें आप क्यों टेंशन ले रहे हो ना। देखो प्यारे बच्चे, अगर देखो मैं अपना तरीका बता रहा हूं, मध्यकालीन इतिहास की अगर मैं बात करूं, अगर मैं मिडाइवल हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, अगर मैं मिडाइवल हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, तो मिडाइवल हिस्ट्री को मैं 2 तरीके से बांट कर पढ़ाता हूं। 2 भागों में हम तोड़कर मिडाइवल हिस्ट्री को पढ़ते हैं। मिडाइवल हिस्ट्री को हम पढ़ते हैं, एक जिसे आप बोलते हो प्री मिडाइवल, क्या बोलते हो? प्री मिडाइवल, या फिर आप बोल सकते हो पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, और एक जिसे हम सीधा कह देते हैं क्या? मध्यकाल, 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 राइट। पूर्व मध्यकाल सर समय कौन सा है? किस समय से किस समय के काल को? 7वीं सदी से लेकर अगर मैं बात करूं 11वीं सदी, कब से कब तक? 7वीं सदी से लेकर 11वीं सदी तक का जो समय है उसे हम पूर्व मध्यकाल के नाम से जानते हैं। और आपका 12वीं सदी से लेकर आपके कहां तक बच्चे? 16वीं सदी तक, जब तक भारत में यूरोपियों का आगमन नहीं होता, जब तक भारत में पुर्तगालियों का, डचों का, अंग्रेजों का आगमन नहीं होता है, तब तक चलेगा आपका मध्यकाल, यानी आपका वही 12वीं सदी से लेकर 16वीं सदी तक। 12वीं सदी से लेकर कब तक है? 16वीं सदी तक, है ना, 16वीं सदी तक। अगले 20 से 25 दिन के अंदर आपका जो मिडाइवल हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री का जो पोर्शन है वो हम सोलहवीं सदी तक। अगले 20 से 25 दिन के अंदर आपका जो मिडाइवल हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री का जो पोर्शन है वो हम कंप्लीट करेंगे। 25 दिन लगेंगे। एक साथ एक क्लास में नहीं होंगे, 2 क्लास हमारी एक साथ चालू होंगी, एक मिडाइवल हिस्ट्री की और एक मॉडर्न हिस्ट्री की। मॉडर्न हिस्ट्री की जो क्लास है वो इवनिंग के टाइम पर है हमारी, है ना, इवनिंग के टाइम है। ये 2 सेशन हम एक साथ लेकर चलेंगे, मिडाइवल और मॉडर्न, है ना। मिडाइवल इस टाइम पे होगी आपकी 12 बजे, और जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो हम शाम के टाइम डिस्कस करेंगे। पहले बच्चे पूर्व मध्यकाल की अगर मैं बात करूं, देखो बच्चे हिस्ट्री के अंदर पता है क्या होता है? हिस्ट्री के अंदर क्या होता है? हिस्ट्री इतनी हमें बोरिंग क्यों लगती है? पहली चीज देखो, हिस्ट्री बोरिंग लगती है। दूसरी चीज, हिस्ट्री के अंदर हमें फैक्ट्स याद नहीं होते हैं। वो फैक्ट्स याद क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि हमें कुछ पता ही नहीं होता है। हम पढ़ रहे होते हैं क्या, जैसे हम मुगल काल पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि जब दिल्ली पर मुगल शासकों का राज था तो उसके आसपास कौन कौन से राजवंश थे जो शासन कर रहे थे। इधर राजस्थान में कौन थे, मेवाड़ में कौन थे, मारवाड़ के क्षेत्र में कौन थे, मालवा के क्षेत्र में कौन थे, ठीक है ना। इन चारों तरफ की चीजों से हम अनभिज्ञ रहते हैं, और जिसका कारण ये होता है कि हमें चीजों को फिर रटना पड़ता है, हमें चीजों को रटना पड़ता है, चीजों को रटना पड़ता है। अगर प्यारे बच्चे, अगर मैं एंशिएंट हिस्ट्री में जाऊं, थोड़ा सा समझना आप मेरी बात को, है ना। अगर आप समझोगे तो ये हमारी कहानी आगे चलेगी, वरना इतिहास आज तक जितने साल से आप पढ़ते आ रहे हो आपके साथ फिर वही घटना बन जाएगी। आप इतिहास को केवल रटोगे और केवल रटोगे। और सच बताता हूं आपको, इतिहास इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इतना मजा आने लग जाएगा, बाकी क्लास छोड़ दोगे, इतिहास की नहीं छोड़ोगे, है ना। लेकिन हाँ, थोड़ा सा एक स्टोरी क्रिएट करके हमें चारों तरफ देखते हुए चलना पड़ेगा, सारी बातें चारों तरफ। जब मैं एंशिएंट हिस्ट्री की बात करता हूं बच्चे, इतनी बातें आपको भी पता होगी, जब भारत में गुप्त काल चल रहा था, और गुप्त काल का जब गुप्त वंश का जब पतन हो गया था, अगर मैं गुप्तोत्तर वंश की बात करूं, यानी गुप्त वंश के बाद एक अंतिम वंश भारत के अंदर जिसने शासन किया, बच्चे, वो भारत के अंदर जो अंतिम वंश था, एक तरीके से मान लो एक बड़ा वंश है ना, बड़ा वंश। मैं अभी एक बार आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। इस क्षेत्र में हरियाणा वाला, और ये जो कन्नौज का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में एक अंतिम वंश था जिसका नाम था वर्मन वंश। आप बोलिए, आपको वर्धन वंश आप बोल सकते हो। अंतिम शक्तिशाली वंश बता रहा हूं, कौन सा? वर्धन वंश, या इसी को आप पुष्यभीति वंश के नाम से भी जानते हो। हरियाणा के स्थानेश्वर या थानेश्वर नामक स्थान पर आप बोल सकते हो। और कन्नौज भी इनका क्या था? मेन क्षेत्र था, कन्नौज मेन क्षेत्र था, है ना। कौन सा वंश था? वर्धन वंश। गुप्त काल के बाद अंतिम अगर शक्तिशाली, अगर विशाल साम्राज्य अगर किसी का था तो वर्धन वंश का था, यानी आपके पुष्यभीति वंश का। और पुष्यभीति वंश में भी एक शक्तिशाली अगर राजा की अगर मैं बात करूं तो उसका नाम था हर्षवर्धन। क्या नाम था? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, तो हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे। प्यारे बच्चे, जब थानेश्वर के वर्धन वंश की अगर मैं बात करता हूं, शक्तिशाली शासक हर्षवर्धन की बात करता हूं, जब 647 ईस्वी के बाद इनका देहांत हो गया था, इसके बाद देखो ये बहुत शक्तिशाली वंश था। हर्षवर्धन जो शासक था बहुत शक्तिशाली था, और इसके समय तक ये जो वर्धन वंश था संपूर्ण उत्तरी भारत पर आप बोल सकते हो एक विशाल साम्राज्य की हर्षवर्धन ने स्थापना की थी। इसके काल की एक खास बात थी बच्चे, इसके काल की एक खास बात थी कि इसने अपने क्या बनाए हुए थे? सामंत बनाए हुए थे। सामंत यानी अलग अलग जो क्षेत्र थे, वो अलग अलग क्षेत्र अलग अलग व्यक्तियों को इसने दे रखे थे, जो इसके अधीन कार्य करते थे, जो इसके अधीन अलग अलग शासकों को इसने अपना सामंत बना रखा था। यानी इसके काल की सबसे मेन बात अगर आपसे पूछे तो वो थी सामंती व्यवस्था। क्या थी? सामंती, यानी इसके एक तरीके से आप बोल सकते हो इसके अधीन कार्य करते थे हर्षवर्धन के। जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाएगी, उसके बाद भारत में कोई विशाल साम्राज्य नहीं रहेगा, यानी हर्षवर्धन की मृत्यु के साथ ही आप बोल सकते हो हमारे पूरे देश की जो राजनीतिक एकता है, यानी कोई एक विशाल बड़ा वंश नहीं रहेगा, एक विशाल बड़ा साम्राज्य नहीं रहेगा, देश की राजनीतिक एकता नष्ट हो जाएगी, राजनीतिक। और ये जो सामंत थे अलग अलग, ये सामंत क्या करेंगे? अपने आप को स्वतंत्र कर लेंगे, यानी हमारा जो ये देश था हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो जाएगा, छोटे छोटे
रियासतों में, छोटे छोटे राज्यों के अंदर विभाजित हो जाएगा। इसलिए डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद जो शर्मा है वो एक बहुत सही लाइन बोलते हैं इस समय की, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद 647-48 ईस्वी में डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद शर्मा एक बहुत बढ़िया बात बोलते हैं कि ये जो काल है ना, ये राज्य के अंदर राज्यों का काल है। ये कौन सा काल था? राज्य के अंदर राज्यों का काल। जितने सामंत थे इन्होंने अपने आप को क्या कर लिया? स्वतंत्र कर लिया और अपने अपने राज्य की क्या डाली? नींव डाली। अपने अपने राज्य की क्या डाली बच्चे? नींव डाली। किसने? हर्षवर्धन के सामंतों ने, हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात। यानी और हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात ये वर्धन वंश धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगा। इसके बाद आपका वर्मन वंश आएगा। कौन सा? वर्मन वंश। और एक छोटे छोटे इस कन्नौज के क्षेत्र में छोटे छोटे जो मतलब एक तरीके से निर्बल वंश शासन करेंगे। वर्मन वंश की बात करें, चाहे मैं आयुध वंश की यहाँ पे बात करूं, आयुध वंश की। मैं ये सारी कहानी क्यों समझा रहा हूं? ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना क्या है और किधर कौन कौन से शासकों का किधर शासन चल रहा है। ये चीज आपके दिमाग में चलेगी तो इतिहास आपका बेहतरीन तरीके से चलेगा। पूरे इतिहास को विद फैक्ट्स, गहराई के साथ और साथ साथ में आपकी जितनी स्टोरीज हैं, जितनी कहानियां हैं, दोनों चीजें मैं साथ में लेते हुए चलूंगा, है ना। इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि सर हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद क्या था कि एक विशाल साम्राज्य, कोई एक विशाल साम्राज्य नहीं था, पूरा देश जो था वो छोटे छोटे राज्यों के अंदर विभक्त हो गया था। हर्षवर्धन को आप प्राचीन भारत का अंतिम सम्राट मान सकते हो, प्राचीन भारतीय इतिहास का अंतिम सम्राट मान सकते हो। बहुत बड़ा मतलब बड़े इलाके पे जिसने शासन किया हो। उसके बाद राज्य छोटे छोटे राज्यों में टूट गया था, कोई विशाल साम्राज्य नहीं था। यानी वहां से प्रशासनिक विकेंद्रीयकरण शुरू हो गया था। यानी राज्य छोटे छोटे राज्यों में टूटना शुरू हो गए थे और वहीं से छोटे छोटे अलग अलग वंश अस्तित्व में आए थे। ठीक है, जैसे मैं आपके बात करूं राजस्थान के क्षेत्र में, अगर मैं मंडोर में बात करूं, जोधपुर में, राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार वंश की उत्पत्ति हुई थी। गुर्जर प्रतिहार वंश कहां? राजस्थान में। ठीक है, बाद में इधर आपके उज्जैन में, कन्नौज में भी था गुर्जर प्रतिहार वंश के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो चौहान वंश हो गया, आपका चालुक्य हो गया, आपके परमार हो गए। कौन हो गए? मालवा के परमार हो गए, आपके चौहान हो गए, आपके गुजरात के चालुक्य हो गए। इन्होंने अपने अलग अलग क्या शासन स्थापित किए। साथ साथ में फिर बाद में गुर्जर प्रतिहारों का जब पतन हो गया था, इधर कन्नौज की तरफ गहड़वाल वंश, जिसका एक प्रमुख शासक जयचंद के बारे में आप जानते होंगे। गहड़वाल वंश, चंदेल वंश हो गया आपके बुंदेलखंड के क्षेत्र में। साथ साथ में आपके एमपी के त्रिपुरी के क्षेत्र में कलचुरी वंश के क्षेत्र में आपका सेन वंश हो गया, सेन वंश। और साथ साथ में कश्मीर में बात करें तो कश्मीर में आपका आरकाट वंश हो गया, उत्पल वंश हो गया, यशस्कर वंश हो गया, लोहार वंश हो गया। कहां शासन किया? कश्मीर में। कहां? कश्मीर में। दक्षिण भारत में कौन कौन से राजवंश थे उस समय? वाकाटक राजवंश था। आपके कांची के क्षेत्र में पल्लव थे। कौन थे? पल्लव थे। चालुक्य थे, चालुक्यों की भी 3 प्रमुख शाखाएं थी। बादामी के चालुक्य थे, वातापी के चालुक्य थे, ये बादामी वातापी तो एक हो गया। वेगी के चालुक्य थे और आपके कल्याणी के चालुक्य थे। 3 चालुक्य की शाखाएं थी। साथ साथ में जब चालुक्यों के पतन के बाद राष्ट्रकूटों ने शासन किया। साथ साथ में आपका चोल डायनेस्टी के बारे में हमें पढ़ना है। चोल डायनेस्टी, है ना। सीधा अगर आप ये पढ़ना चाहो ना कि यार सीधा मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हमें शुरुआत कर देते हैं दिल्ली सल्तनत काल की, वो वहां आक्रमण कर रहा है, वो वहां आपको आसपास का पता ही नहीं है कुछ, कहां पर कौन सा वंश उस समय में समकालीन शासक कौन कौन है, उनके समकालीन शासक कौन कौन है। जब तक समकालीन शासकों का, राजवंशों का आपको ज्ञान नहीं होगा, हिस्ट्री हमेशा से आपके लिए बोरिंग थी और वो बनी रहेगी, अंतिम सांस तक बनी रहेगी। जब तक आप सारी चीजों को एक साथ लेकर नहीं चलोगे, आप मुगल वंश पढ़ोगे लेकिन आपको ये नहीं पता होगा उस समय राजस्थान में कौन सा वंश शासन कर रहा था, जयपुर के इलाके में कछवाहा थे, मेवाड़ में कौन थे, कुइल वंश का शासन था, है ना। इधर मालवा के क्षेत्र में किसका शासन है, दक्षिण भारत में उस समय कौन शासन कर रहा है, आपको जानकारी होगी नहीं। फिर आपको क्या होगा, जितने भी फैक्ट्स होते हैं वो रटने पड़ते हैं, इसलिए मैंने अपनी मध्यकालीन इतिहास को तोड़ा 2 भागों में। मध्यकालीन इतिहास सीधा वहां से जहां से दिल्ली सल्तनत काल की शुरुआत होती है। कहां से बच्चे? दिल्ली सल्तनत काल की शुरुआत होती है। कहां से? मध्यकालीन इतिहास में मानता हूं जहां से हमारे दिल्ली सल्तनत काल की, यानी मोहम्मद गोरी के जो गुलाम थे, ठीक है, दिल्ली सल्तनत काल की जब से शुरुआत होती है 1206 ईस्वी से। कब से? 1206 ईस्वी से। ध्यान से समझना मेरी बात को। दिल्ली सल्तनत काल कब से? 1206 ईस्वी से। ठीक है, और दिल्ली सल्तनत पर 5 राजवंश शासन करेंगे। आपके सबसे पहले गुलाम वंश आएगा, फिर आपका खिलजी वंश आएगा, तुगलक वंश आएगा, सैयद वंश आएगा, लास्ट में वंश आएगा। लोधी वंश के अंतिम शासक को पराजित करके भारत में फिर मुगल वंश की नींव डलेगी। राइट, ये सही कह रहा हूं ना मैं। मध्यकाल की शुरुआत होती है बच्चे आपके दिल्ली सल्तनत काल से। और इससे पहले का जो काल है हर्षवर्धन की मृत्यु से लेकर, कहां से कहां तक बोला मैंने कहा कि हर्षवर्धन की मृत्यु से लेकर कहां तक है? दिल्ली सल्तनत काल तक। दिल्ली सल्तनत काल तक जो समय है उसे हम क्या बोलते हैं? प्री मिडाइवल हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। उसे हम पूर्व मध्यकाल के नाम से जानते हैं। यानी करीब आपके 647 ईस्वी से लेकर, आप बोल सकते हो 647 ईस्वी से लेकर आपके 1206 ईस्वी तक का जो काल है, इसे हम प्री मिडाइवल हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। प्यारे बच्चों, अब मेरे को एक चीज बताओ, आपने इतिहास पढ़ा होगा, बार बार आप अलग अलग टीचर से बहुत बार पढ़ते हो, ठीक है। टीचर्स क्या करते हैं? सीधा अपनी सहूलियत से जो छोटे छोटे राजवंश होते हैं, नेशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो बहुत सारे ऐसे वंश होते हैं जिनको दरकिनार कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, पढ़ाया ही नहीं जाता, इतना अच्छे तरीके से नहीं पढ़ाया जाता। जिन भी बैच में अभी मेरी इतिहास की क्लास चल रही है, ये समझ लेना, क्या हो गया भाई सर, क्या सभी के साथ ये हो रहा है? क्या हो गया? पढ़ा ही नहीं रहे हैं सर। अरे पढ़ने के लिए कॉपियां भरना ही पढ़ना थोड़ी ना होता है, चीजों को समझना पढ़ना होता है। चीजें याद हो गई तो फिर कॉपियां भरना लिखने का मतलब ही नहीं रहेगा कुछ। ठीक है, आप चाहते हो कि सीधा टीचर आए, लिखने लग जाए, आपकी कॉपी भरवा दे, आपको याद हुआ नहीं हुआ फर्क नहीं पड़ता, वो जीके नहीं होता है बच्चे, है ना। हर्षवर्धन की मृत्यु से लेकर दिल्ली सल्तनत जो काल है वो हमें पूर्व मध्यकाल के नाम से जानते हैं। मध्यकाल जब से भारत में दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ेगी, गुलाम वंश अस्तित्व में आएगा 1206 ईस्वी में, तब से हम बोलते हैं मध्यकाल। क्या बोलते हैं? मध्यकाल। अब आपको पता होना चाहिए कि पूर्व मध्यकाल में आपको क्या क्या पढ़ना है। पूर्व मध्यकाल के अंदर आपको पढ़ना क्या क्या है, मैं पूरी आपके सामने श्रेणी बनाता हूं। आपको कि सर गुप्त काल के बाद, गुप्तोत्तर काल की अगर मैं बात करूं, गुप्त काल के बाद पोस्ट गुप्त एज की अगर मैं बात करूं, गुप्तोत्तर काल की बात करें, एक अंतिम, अब देखो लिखते हुए चलो, नोट्स बनाते हुए चलो, अंतिम अगर विशाल साम्राज्य अगर किसी का था तो थानेश्वर के पुष्यभूति वंश का था। किसका था? पुष्यभूति वंश का था, जिसे आप वर्धन वंश के नाम से भी जानते हो। किस नाम से? वर्धन वंश के नाम से भी जानते हो, वर्धन वंश के नाम से भी जानते हो, राइट। और इसका अगर मैं प्रमुख शासक अगर मैं बात करूं, अंतिम प्रमुख शासक अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो वो था आपका हर्षवर्धन। कौन था? हर्षवर्धन। आप इस हर्षवर्धन को बोल सकते हो एक तरीके से अंतिम प्राचीन भारतीय इतिहास का ये अंतिम सम्राट माना जाता है, अंतिम सम्राट।
एक तरीके से आप इसे बोल सकते हो प्राचीन भारतीय इतिहास का। इसका प्राचीन भारतीय इतिहास का इसे आप अंतिम सम्राट बोल सकते हो बच्चे, अंतिम सम्राट आप इसे बोल सकते हो। ठीक है, किसको? हर्षवर्धन को। अब हुआ क्या, मैंने पूरी कहानी आपको समझा दिया है। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात कोई विशाल साम्राज्य नहीं होगा और सामंतवाद का उत्कर्ष होगा। आप सीधा सा शॉर्ट नोट्स के रूप में बनाते हुए चलोगे। इसकी मृत्यु के बाद दो चीजें आप लिखोगे। भारत में कोई विशाल साम्राज्य नहीं होगा, भारत में कोई विशाल साम्राज्य नहीं, विशाल साम्राज्य नहीं। अब ये मैं आपके शॉर्ट नोट्स तैयार कर रहा हूं ताकि आप इन चीजों को दोबारा पढ़ो, ताकि आपको सारी चीजें याद हो जाएं। और दूसरी बात, सामंतवाद का उत्कर्ष होगा, है ना, सामंतवाद का उत्कर्ष, यानी जो इनके अधीन जो सामंत थे वो अपने आप को स्वतंत्र कर लेंगे और राज्य के अंदर, एक बड़े राज्य के अंदर नए नए छोटे छोटे राज्य बन जाएंगे। इसलिए डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद शर्मा इस काल को राज्य के अंदर राज्यों का काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राज्य के अंदर राज्यों का काल भी कहते हैं। यानी यहां से आपके प्रशासनिक विकेंद्रीयकरण को बढ़ावा मिलेगा, प्रशासनिक विकेंद्रीयकरण को बढ़ावा मिलेगा। आपको खाली खुश करना मेरा उद्देश्य नहीं है कि आपको खुश कर दिया, सीधा आया मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण दिखा दिया, एक दो उसकी कहानी बता दी, नहीं। आपको खुश करना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरे को वो चीजें पढ़ानी है जो आपको काम आएंगी, आपके एग्जाम में काम आएंगी। ठीक है, वरना हल्की हल्की बातें बताना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो तो हम भी डिस्कस करेंगे। इतिहास हमेशा एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ी जाती है। सिस्टम इधर से उधर कर दोगे, अगर जो घटनाएं हैं उनको आगे पीछे याद करोगे, समझ में नहीं आएगा कुछ भी। एक तरफ आप पूरा वंश याद कर लोगे हैं, फिर बाद में आप दूसरा वंश याद करोगे, नहीं। चीजों को हमेशा समकालीन लेकर चलना पड़ता है। समकालीन अगर इतिहास अगर आप पढ़ोगे, एक घटना के समकालीन दूसरी घटना याद करते हुए चलोगे तो इतिहास याद रहेगा, वरना हमेशा की तरह इतिहास रटना पड़ जाएगा आपको, है ना। यहां से क्या हुआ, हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात क्या हुआ, आपने कहा सर प्रशासनिक विकेंद्रीयकरण को बढ़ावा मिला, यानी जो राज्य थे वो राज्य के अंदर नए नए छोटे छोटे राज्य बन गए। सामंतवाद का उत्कर्ष हुआ। किसका? सामंतवाद का उत्कर्ष हुआ। और एक शक्तिशाली राजवंश के स्थान पर पूरे नॉर्थ इंडिया में, पूरे उत्तर भारत में क्या हुआ, छोटे छोटे अनेक राजपूत राजवंशों का उदय हुआ। संपूर्ण उत्तर भारत में क्या हुआ प्यारे बच्चे, संपूर्ण उत्तर भारत में छोटे छोटे, इस समय की बात करूं, छोटे छोटे राजपूत राजवंशों का उदय हुआ, राजपूत राजवंशों का उदय हुआ, राजवंशों का उदय हुआ, संपूर्ण राजपूत, ये छोटे छोटे राजपूत राजवंशों का उदय हुआ। और बच्चे 7वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक के काल को राजपूत काल के नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि लगभग संपूर्ण उत्तरी भारत पर इस समय राजपूत शासकों का एक तरीके से क्या रहा था, शासन रहा था। 7वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक का पूरा काल ही राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? 7वीं सदी से लेकर आपका 12वीं सदी तक का काल, 7वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक के जो काल है, सदी तक का जो काल है, इसे हम राजपूत काल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? राजपूत काल के नाम से जानते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? राजपूत काल कहते हैं, क्योंकि संपूर्ण उत्तरी भारत पर राजपूत शासकों ने क्या किया था? शासन किया था। अब वो राजपूत राजवंश कौन कौन से हैं? राजपूत राजवंश अगर मैं अग्निकुंड सिद्धांत के अनुसार अगर मैं बात करूं तो एक आपके गुर्जर प्रतिहार हो गए, गुर्जर प्रतिहार वंश हो गया आपका, गुर्जर प्रतिहार हो गए। आपके गुजरात की तरफ के चालुक्य हो गए, कौन हो गए? गुजरात की तरफ आपके चालुक्य हो गए, जिनको आप सोलंकी भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? सोलंकी। आपके मालवा के परमार हो गए, ठीक है, मालवा के कौन हो गए? परमार हो गए, ये मालवा क्षेत्र में मालवा के परमार हो गए। गुजरात के चालुक्य हो गए, राजस्थान के मंडोर के इधर के आपके कौन हो गए? गुर्जर प्रतिहार हो गए, कौन हो गए? गुर्जर प्रतिहार हो गए। और एक आपके चौहान वंश हो गया, राजस्थान, कौन सा वंश? चौहान वंश हो गया। प्यारे बच्चे, इस काल में 7वीं सदी में क्या हुआ? अनेक छोटे छोटे राजपूत राजवंशों का उदय हुआ, जिनमें आपके गुर्जर प्रतिहार हो गए, चालुक्य हो गए, परमार हो गए, चौहान हो गए, कौन हो गए? चौहान हो गए। इसके बाद और अगर मैं इसी पूर्व मध्यकाल की अगर मैं बात करूं, और कौन कौन से वंश हैं जो आपको डिस्कस करने हैं, एक आपके देखो कन्नौज का क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष भी होगा, इधर नीचे से राष्ट्रकूटों का, इधर बंगाल की तरफ पालों का, और इधर कन्नौज की तरफ अपने गुर्जर प्रतिहारों का। किसका? गुर्जर प्रतिहारों का। कन्नौज का क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। गुर्जर प्रतिहारों के इनके पतन के बाद, वर्मन वंश के इनके पतन के बाद, वहां एक वंश शासन करेगा, गहड़वाल वंश। कौन सा? गहड़वाल वंश, ठीक है, गहड़वाल वंश। अब कोई चीज है, एक चीज है छोटी सी जो मैं आपसे पूछूंगा आप कहोगे, उसी तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये कन्नौज का हो गया ना, कौन से हो गया? कन्नौज में। गहड़वाल वंश के बाद अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट, तो आपके बुंदेलखंड के क्षेत्र में चंदेल वंश ने शासन किया था। चंदेल वंश किधर हो गया? बुंदेलखंड की तरफ, बुंदेलखंड की तरफ हो गया ये, बुंदेलखंड में कौन सा? चंदेल वंश। कलचुरी वंश आपका, कलचुरी बोलो या चेदी वंश बोलो, बात तो एक ही है, चेदी वंश बोलो। ये कहां हो गया आपका? त्रिपुरी। और त्रिपुरी कहां है? एमपी में, आपको पता है एमपी के क्षेत्र में है। कलचुरी दो जगह थे, एक एमपी में भी थे, एक उधर आपके उड़ीसा बंगाल की तरफ भी थे ना। अच्छा, और अगर मैं बात करूं कलचुरी के बाद और इंपॉर्टेंट बात करूं तो कौन से हैं? कश्मीर में के जो राजवंश हैं वो भी हमें पढ़ने पड़ेंगे। चाहे कश्मीर में आप आरकाट वंश की अगर मैं बात कर लूं, कौन से वंश की? आरकाट वंश। कश्मीर में कौन सा वंश था? आरकाट वंश था, ठीक है। चाहे मैं वहां पर यशस्कर वंश की बात कर लूं, चाहे मैं वहां पर लोहार वंश की बात कर लूं, कौन से वंश की? लोहार वंश की। पहली क्लास से कुछ पढ़ा नहीं रहा हूं आपको, पूरी रूपरेखा आपकी तैयार कर रहा हूं ताकि आपको पता चले कौन सा वंश है, कब और किस काल में हमें पढ़ना चाहिए। कश्मीर की बात कर लें। अब बात रह गई कहां की? दक्षिण भारत की। कहां की? दक्षिण भारत की। कहां की बात रहेगी? दक्षिण भारत में उस समय कौन कौन शासन कर रहे थे? दक्षिण भारत की अगर मैं बात करूं बच्चे, तो दक्षिण भारत का एक वंश जिसे आप कहते हो वाकाटक वंश। कौन सा? वाकाटक वंश आपको पढ़ना पड़ता है, वाकाटक वंश। कहां? दक्षिण भारत में, जो आपका महाराष्ट्र के ऊपर का ये बरार का क्षेत्र है, बरार का जो क्षेत्र था वहां वाकाटक वंश ने शासन किया था। उसके बाद कांची के क्षेत्र में पल्लवों ने शासन किया था। कांची के कौन थे? पल्लव थे। कांची के कौन थे? पल्लव थे। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपके चालुक्य शासक आए, कौन है? चालुक्य आए। चालुक्यों की भी 3 शाखाएं थी, बादामी के चालुक्य थे, वेगी के थे, कल्याणी के थे। उसके बाद आपके राष्ट्रकूट शासक हो गए, कौन से? राष्ट्रकूट वंश हो गया। कौन सा बच्चे? राष्ट्रकूट। और सबसे इंपॉर्टेंट आपकी जो चोल साम्राज्य था, ये तो आपको विस्तृत रूप से इसका अध्ययन करना है, चोल डायनेस्टी का। किसका? चोल डायनेस्टी का। ये है आपका बच्चे पूर्व मध्यकाल। ये क्या है आपका? पूर्व मध्यकाल। और मध्यकाल की शुरुआत हमें कहां से? इसके साथ साथ हमें ये भी देखना है, इसके साथ साथ मध्यकाल में ही अगर मैं बात करूं मध्यकाल में, तो मध्यकाल में हमें दिल्ली सल्तनत काल पढ़ना है। और दिल्ली सल्तनत काल शुरू करने से पहले, इससे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा भारत में जो अरबों का आक्रमण हुआ, सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम का अरबों का आक्रमण हुआ, वो हमें देखना है। अरबों के बाद तुर्कों का आक्रमण हुआ था, चाहे मैं गजनवी की बात कर लूं, चाहे मैं मोहम्मद गोरी की बात कर लूं, ठीक है। और मोहम्मद गोरी के गुलाम थे, उन्होंने नींव डाली थी किसकी? दिल्ली सल्तनत काल की। किसकी? दिल्ली सल्तनत काल आपके गुलाम वंश की। पहला वंश कौन सा था? गुलाम वंश। गुलाम वंश। अब एक क्वेश्चन आप सभी के लिए है, एक चीज मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, बच्चे, मुझे ये बताना, जैसा कि सब पढ़ते हैं लगातार ऐसे,
आपको शुरुआत सीधा दिल्ली सल्तनत काल यानी सीधा अरबों के आक्रमण से मैं शुरुआत कर दूं, या फिर आपको पहले एक बार पूरे पूर्व मध्यकाल पूरा मैं आपको समझाऊं? तो ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं, आपको पहले पूर्व मध्यकाल पूरा पढ़ना है, या पूर्व मध्यकाल में मैंने जो जो चीजें आपको बताई हैं ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ा दूं, या सीधा आप कहते हो कि नहीं सर सीधा हमें तो यहां से शुरुआत कर दो, अरबों के आक्रमण पूर्वों ये तो सभी पढ़ाते हैं, यहां से तो सभी शुरुआत करते हैं। आप इधर की ओर देखो, ये कोई नहीं पढ़ाता, ये कोई नहीं पढ़ाता, नेशनल इतिहास में आप पढ़ाते हैं तो एक दो बातें बता देते हैं, ठीक है। हमारी स्पेशल एक एक दो दो क्लास चलेगी सारों के ऊपर, दो क्लास इसके ऊपर होगी, दो इसके, एक इस पे होगी, एक इस पे होगी, दो क्लास इस पे भी होंगी, है ना, एक क्लास इस पे। इन सारे जितने राजवंश मैंने दिखाए हैं इनके ऊपर कम से कम एक एक क्लास में लूंगा। उसके बाद आपको पूरे भारत का एक एक राजा पता होगा कि किसके समय में कौन सा राजा किधर की ओर है, ठीक है। उसके बाद ये पढ़ने में मजा आएगा, दिल्ली सल्तनत काल कौन सा राजा किधर कहां लड़ रहा है, दक्षिण मैप बोलूंगा, आप कहोगे सर वहां वहां तो ये शासन है, इसका शासन है, उस राजा का शासन है। फिर आप मुगल काल पढ़ोगे, जब मुगल काल पढ़ोगे तो आपको हर एक बात की नॉलेज होगी कि इधर राजस्थान की तरफ कौन है, महाराणा प्रताप है, इधर आप देखोगे दक्षिण भारत में कौन है। आप मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? पूर्व मध्यकाल एक ऐसा काल है जिसको लगभग सब टीचर इग्नोर करते हैं, और यही कारण होता है कि इसी वजह से हमें मध्यकाल इतना समझ में नहीं आता है। बस हाँ, हम इतना करते हैं दिल्ली सल्तनत काल की मेन मेन बातें रख लेते हैं और मुगल काल की मेन मेन बातें रख लेते हैं। हम खाली इतना ही समझते हैं कि दिल्ली सल्तनत काल की मेन मेन बातें रख लो और आपके मुगल काल की मेन मेन बातें रख लो, बस यही है मध्यकाल, इतना नहीं है मध्यकाल, ठीक है। मैं पढ़ाऊंगा थोड़ा अलग तरीके से, जिंदगी में फर्स्ट टाइम, या फिर मैं मान रहा हूं आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो और मैं ही ये मान रहा हूं कि आप जिंदगी में लास्ट टाइम पढ़ रहे हो। इसके बाद इतिहास के अलग से नोट्स नहीं बनाने, चाहे आप किसी छोटे बैच के लिए तैयारी कर रहे हो या बड़े बैच के लिए। ये मेरी जो क्लास है ये कई बैचों में चल रही है, जिनमें कुछ छोटे भी बैच है कुछ बड़े भी बैच है, ठीक है। और छोटे बैचों को भी मैं बड़े बैच के अकॉर्डिंग ही लेकर चलूंगा, यानी आपको एक बार में ऐसी चीजें पढ़नी है बार बार आपको ना पढ़नी पड़े बार बार एक ही चीज, ठीक है। कि आज इस चीज की तैयारी कर रहे हो, कल उस चीज की कर रहे हो, आज ये इतिहास पढ़ रहे हो, फिर नोट्स बना रहे हो, कल परसों उस चीज के नोट्स बना रहे हो, कल कभी एक लाइन कम लिख रहे हो, कभी एक लाइन ज्यादा लिख रहे हो, बस इसी के अंदर तुम्हारी जिंदगी कटती जाती है, ठीक है ना। शुरुआत करेंगे पूर्व मध्यकाल से, लेकिन मध्यकालीन भारतीय इतिहास की मेन जड़ क्या है? मध्यकाल हम कहां से मानते हैं? मध्यकाल का मतलब यह है जब से भारत में जो सत्ता है वो किसके हाथ में आ जाएगी, धीरे धीरे करके मुसलमानों के हाथ में आ जाएगी। और मुसलमान किस धर्म को मानते हैं? इस्लाम धर्म को मानते हैं। किस धर्म को? इस्लाम धर्म को। तो कल की क्लास में हमें पूर्व मध्यकाल से शुरुआत करेंगे। मैं आपको राजपूत, देखो पूर्व मध्यकाल को आप राजपूत काल के नाम से भी जान सकते हो। राजपूत काल से कल से शुरुआत करेंगे, एक एक वंश से। कल मैं आपको पूरा लगभग गुर्जर प्रतिहार वंश पूरा पढ़ा दूंगा, और यकीन मानना बहुत मजा आएगा गुर्जर प्रतिहार वंश में, है ना। लेकिन आज की क्लास में हम डिस्कस कर लेते हैं क्या बच्चे, एक प्रमुख धर्म क्या, इस्लाम धर्म, और इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ वो जान लेते हैं, मेन मेन बातें इसकी जान लेते हैं। फिर कल हमें अपने पूर्व मध्यकाल से शुरुआत कर लेंगे, और आप लोग कहोगे तो मैं सीधा दिल्ली सल्तनत काल यानी आपके अरबों के आक्रमण से भी मैं शुरुआत कर दूंगा, है ना। इस्लाम धर्म, इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ? अच्छा, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन है? मोहम्मद साहब है, पैगंबर मोहम्मद है, पैगंबर मोहम्मद है। पैगंबर मोहम्मद क्या है? ये एक तरीके से अंतिम रसूल है। रसूल का मतलब है भगवान ने, है ना, अल्लाह ने। अल्लाह ने इस्लाम धर्म को जो लोग हैं किसको मानते हैं? अल्लाह को मानते हैं, खुदा को मानते हैं, ठीक है ना। तो अल्लाह ने अपना अंतिम पैगंबर, अपना अंतिम रसूल इस धरती के ऊपर भेजा पैगंबर मोहम्मद साहब के रूप में, उनको एक पवित्र पुस्तक देकर। कौन सी? कुरान। कौन सी? कुरान। और वहीं से उन्होंने इस्लाम धर्म की क्या दी? सभी को उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और क्या दी? शिक्षाएं दी। पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद उनकी विचारों को, उनकी शिक्षाओं को, धर्म को आगे बढ़ाने वाले क्या कहलाए? खलीफा कहलाए। क्या कहलाए? खलीफा कहलाए। खलीफा। मेन मेन बातें हम लिखते हुए चलते हैं। इस्लाम धर्म, हमें कौन सा धर्म पढ़ना है? इस्लाम पढ़ना है। हमें कौन सा पढ़ना है? इस्लाम। इस्लाम का अपने आप में मतलब होता है पवित्रता। इस्लाम शब्द का अपने आप में क्या मतलब होता है? पवित्रता, या बोल सकते हो विनम्रता, या फिर आप बोल सकते हो शक्ति में प्रवेश करना। क्या करना? शक्ति में प्रवेश करना, ठीक है। इस्लाम का अपने आप में मतलब क्या है? पवित्रता। क्या है? पवित्रता। इस्लाम धर्म में देखो एक बात मैं बता दूं, इस्लाम जो धर्म है वो एक ईश्वरवादी धर्म है, यानी वो केवल एक ईश्वर को मानता है। इस्लाम धर्म में केवल और केवल एक ईश्वर को मानता है, एक ईश्वर को मानता है, ठीक है। और इस्लाम धर्म के पहली बात तो ये कैसा धर्म है? आप कहोगे सर ये इस्लाम धर्म जो है एकेश्वरवादी धर्म है। कैसा है? एकेश्वरवादी धर्म है, यानी केवल एक ईश्वर को मानता है। किसको मानता है? केवल एक ईश्वर। इस्लाम धर्म का के जो प्रवर्तक हैं, प्रवर्तक किसको माना जाता है? पैगंबर मोहम्मद साहब को इसका प्रवर्तक माना जाता है। शुरुआत किसने की? पैगंबर मोहम्मद साहब ने की थी, ठीक है ना। पैगंबर मोहम्मद साहब को क्या माना जाता है? प्रवर्तक माना जाता है। अच्छा, इस्लाम धर्म के अनुयायी क्या कहलाते हैं? इस्लाम धर्म के अनुयायी क्या कहलाते हैं? आप कहोगे सर इस्लाम धर्म को मानने वाले कहलाते हैं मुसलमान। क्या कहलाते हैं? मुसलमान। मुसलमान यानी मुसल्लम हो ईमान जिसका, मुसल्लम हो ईमान जिसका, मुसल्लम यानी पुख्ता, पुख्ता हो ईमान जिसका, जिसका ईमान पुख्ता है वो क्या कहलाएगा? मुसलमान। जिसका ईमान पुख्ता है वो क्या कहलाएगा? मुसलमान कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मुसलमान। इस्लाम धर्म की शुरुआत किसने की? पैगंबर मोहम्मद ने की, मोहम्मद साहब ने की थी, है ना। मोहम्मद साहब के बारे में थोड़ा सा उनकी पर्सनल बातें जान लो। मोहम्मद साहब की अगर मैं बात करूं बच्चे, पैगंबर मोहम्मद साहब की अगर मैं बात करूं, पैगंबर मोहम्मद साहब जो कुरैश जनजाति के थे, कहां के थे? कुरैश जनजाति के थे। किस जनजाति के थे? कुरैश जनजाति के थे। कौन? मोहम्मद साहब। अच्छा, इनके थोड़ा पारिवारिक फैक्ट्स लिख ले हम। पारिवारिक फैक्ट्स की अगर मैं बात करूं, आप कहोगे सर पारिवारिक फैक्ट्स में क्या क्या चीजें, क्या क्या चीजें, यानी इनके पिता का नाम क्या था, माता का क्या नाम था, है ना, पत्नी का क्या नाम था, ये सारी बातें हम जानते हैं, और बेटी का क्या नाम। पैगंबर मोहम्मद साहब की अगर मैं बात करूं कि सर इनके पिता का क्या नाम था, तो पिता का नाम था अब्दुल्ला। पिता का क्या नाम? मैं साइड में हो गया हूं, मैं दिखूं ना दिखूं ये बोर्ड आपको पूरा दिखना चाहिए। क्या नाम था? अब्दुल्ला। अगर मैं बात कर लूं माता का, तो माता का नाम था अमीना। माता का क्या नाम था? अमीना। पिता की मृत्यु इनके जन्म से पहले ही हो गई थी, और जब ये 6 साल के थे, किस साल के थे? 6 वर्ष के थे, तब इनकी माता का भी देहांत हो गया था, अमीना का। उसके बाद इनका जो लालन पालन है वो इनके चाचा ने किया था। इनका जो पूरा लालन पालन है वो किसने किया था? चाचा ने किया था। चाचा का नाम था अबू तालिब। क्या नाम था? अबू तालिब। चाचा का नाम क्या था? अबू तालिब था, ठीक है। दादा का नाम भी आज तक पूछा नहीं गया, लेकिन क्या पता कभी पूछ ले। दादा का नाम था अल मुतल्लिब। अल मुतल्लिब। दादा का क्या नाम था? अल मुतल्लिब। अच्छा, पत्नी कौन थी? पत्नी का नाम था, आपको पता है, खादीजा, ठीक है। एक विधवा से शादी की थी, खादीजा। पत्नी का क्या नाम था? खादीजा। अच्छा, बेटी की अगर मैं बात करूं, पुत्री की अगर मैं बात करूं, तो पुत्री का क्या नाम था? पुत्री का नाम था फातिमा। पुत्री का क्या नाम था? पुत्री का नाम था फातिमा। फातिमा, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूं दामाद की, तो इनके दामाद कौन थे? अली। दामाद कौन थे? दामाद थे अली। चौथे खलीफा जो बनेंगे ना, दामाद कौन थे? अली थे, जो इनके क्या थे? दामाद थे। ये हो गई इनकी पर्सनल जानकारी। पर्सनल जानकारी मोहम्मद साहब जिन्हें इस्लाम धर्म का प्रवर्तक कहा जाता है। पिता का नाम अब्दुल्ला था, माता का नाम अमीना था। क्या था? अमीना। एक बात और मैं बता देता हूं बच्चे आपको, जीके की क्लास में तो सर कमेंट नहीं देखते हैं, क्यों आपको कमेंट सर को दिख रहा है क्या?
हाँ, पूर्व मध्यकाल से स्टार्ट करें। बिल्कुल बच्चे कमेंट दिख रहे हैं मुझे ना। पूर्व मध्यकाल से शुरुआत करूंगा, लेकिन आज की क्लास में केवल इस्लाम धर्म के बारे में आपको मैं बता रहा हूं। कल पूर्व मध्यकाल यानी राजपूत काल से हम शुरुआत करेंगे, ठीक है ना। मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है। जब तक मैं आपको पूरे भारत की जानकारी नहीं करवा दूं कि मध्यकालीन जो भारत था उस समय पूरे भारत के अंदर क्या चल रहा था, कहां किधर क्या चल रहा था, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। मेरा मध्यकाल से केवल उद्देश्य इतना नहीं होता है कि आपको दिल्ली सल्तनत काल पढ़ा दिया, मुगल काल पढ़ा दिया, मध्यकालीन इतिहास खत्म नहीं। 10 क्लास 15 क्लास एक्स्ट्रा लग जाएंगी, लेकिन ये समझ लेना अंतिम बार इतिहास हम पढ़ रहे हैं। बार बार कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। बाद में आपको क्या करना है, इन्हीं नोट्स को अपना हाईलाइट करना है और बार बार हर एग्जाम में जाने से पहले इन्हीं नोट्स को आपको बार बार पढ़ना है, ठीक है ना। हाँ, पूरा डीपली पढ़ेंगे, हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। एक तो दिमाग में से अगर एक चीज ये निकालो बच्चे कि नहीं सर ये हमारा लेवल नहीं है, वो हमारा लेवल नहीं है, बस एक चीज बोलो मुझे कि सर आप पढ़ा दो और ये सोच के पढ़ा दो कि इसके बाद दोबारा नहीं पढ़ाना है ना, और हमें दोबारा नहीं पढ़ना, किसी भी कोर्स के अंदर नहीं पढ़ना, राइट। दामाद कौन थे? अली थे, पुत्री का नाम फातिमा, पत्नी का नाम खादीजा, दादा का नाम अल मुतल्लिब था। ये चीजें डीप नहीं होती हैं, डीप नहीं होती हैं। आपको आदत इस तरीके से डाल दी गई है कि अगर आपको कोई सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाए ना तो आपको अजीब लगता है, आपको अजीब लगता है। जब आप सभ्यताएं याद करते हो प्राचीन भारत में, आप अजीब तरीके से सभ्यताएं करते हो। आप सीधा एक बार कोई नवपाषाण काल का स्थल उठा लेते हो, फिर आप दूसरे नंबर पर कोई कांस्य युग का स्थल उठा लेते हो, फिर आप कोई ताम्रपाषाण काल का स्थल उठा लेते हो, फिर वो कंफ्यूजन हो जाता है दिमाग में। एक स्थल ये याद कर रहे हो, फिर एक ये है, सिस्टमेटिक तरीके से याद नहीं करते कि सबसे पहले आपको प्रागैतिहासिक काल में मध्यकालीन जो मध्य प्रागैतिहासिक काल है उसके स्थल याद करने हैं, फिर धीरे धीरे करके आपको नवपाषाण काल की तरफ आना है। नवपाषाण काल में आपको सबसे पहले तांबे का प्रयोग होता है तो ताम्रपाषाण काल के स्थल देखने हैं, फिर आपको धीरे धीरे करके कांस्य युगीन स्थल देखने हैं, फिर आपको लोह युगीन स्थल देखने हैं। और सिस्टमेटिक नहीं पढ़ते, यही चीजें होती हैं। फिर उनके अंदर जब आप चीजें देखते हो कि इसमें तांबे के उपकरण मिले, इसमें लोहे के उपकरण मिले, आप रटते रह जाते हो चीजों को। अगर आपको ये पता होता कि ये स्थल इस काल का है, ये स्थल इस काल का है, तो आपको कंफ्यूजन होता ही नहीं कि हाँ यार इस काल का है तो इसी काल के यहाँ अवशेष मिलेंगे, तांबे के अवशेष मिलेंगे या लोहे के मिलेंगे, ठीक है ना। दिक्कत यही होती है, चीजों को सिस्टमेटिक नहीं पढ़ते। जब भी कोई सिस्टमेटिक पढ़ाता है आपको लगता है कि ये डीपली पढ़ा रहा है, डीपली नहीं पढ़ाता, कोई क्रम से पढ़ाता है। आपको चाहिए कि बस वो क्रीम उठा के आपको पकड़ा दे हाथ में, है ना। बहुत बढ़िया। मोहम्मद साहब के ये हमने पर्सनल जीवन परिचय देखा। अगर मैं इनके जन्म की अगर मैं बात करूं, मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 570 ईस्वी में, 570 ईस्वी में। और जन्म कहां हुआ था? मक्का में हुआ था। कहां हुआ था बच्चे? अरब में। कहां हुआ था? मक्का में हुआ था। क्या कोई मुझे ऐसा है जो ये बता सकता है इनके बचपन का क्या नाम था? बचपन का नाम क्या था? आप कहोगे सर इनके बचपन का नाम था अल अमीन। बचपन का क्या नाम था मेरे बच्चे? आप कहोगे सर बचपन का नाम था अल अमीन। बचपन का क्या नाम था? अल अमीन। और जब इनका जन्म होने से पहले ही इनके पिता अब्दुल्ला की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और जन्म के 6 वर्ष बाद माता का भी देहांत हो गया था, ठीक है। तो आप कहोगे सर मोहम्मद साहब के जन्म से पूर्व इनके पिता का देहांत तथा जन्म के 6 वर्ष बाद माता का भी देहांत हो गया। किसका? माता का भी देहांत हो गया तथा लालन पालन किसने किया? चाचा ने किया। लालन पालन किसने किया? चाचा ने किसने किया बच्चे? चाचा ने किया। चाचा का नाम क्या था? अबू तालिब। क्या था? अबू तालिब। अच्छा, पैगंबर मोहम्मद साहब के कुछ उपनाम है, उपनाम आप बोल सकते हो। इनको पैगंबर बोलते हैं, एक तो पहली बात है। इनको क्या बोलते हैं? पैगंबर बोलते हैं। पैगंबर का मतलब भी आप समझते हो, दूत, अम्बेसडर, है ना। क्या? दूत, पैगंबर यानी अंबर से पैगाम लाने वाला, पैगाम लाने वाला। कहते हैं ये अंतिम रसूल थे, अंतिम पैगंबर थे जिनको अल्लाह ने क्या अपनी पवित्र पुस्तक कुरान देकर इनको भेजा था। ये अंतिम रसूल थे, अंतिम पैगंबर थे। अंतिम रसूल यानी अंतिम क्या थे? पैगंबर थे। इन्हीं को नबी भी कहा जाता है। क्या? नबी। नबी का मतलब ये होता है सिद्ध पुरुष है, जिसने सिद्धियां प्राप्त कर ली हो, ठीक है। क्या? सिद्धियां प्राप्त कर ली, इन्हीं को क्या कहते हैं? नबी कहते हैं। क्या कहते हैं? नबी। इन्हीं को अंतिम रसूल कहा जाता है। रसूल का मतलब ये होता है ईश्वर के दूत, अल्लाह के दूत, खुदा के दूत, है ना, ईश्वर के दूत, ईश्वर के दूत। तो इनको पैगंबर भी कहते हैं, नबी भी कहते हैं, और इनको क्या कहते हैं? रसूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रसूल भी कहते हैं। मैं आपको ये चीज बता चुका हूं कि इस्लाम धर्म एक एकेश्वरवादी धर्म है, यानी केवल एक ईश्वर को मानता है। जब बात करें पैगंबर मोहम्मद साहब की, मक्का में जब इनका जन्म हुआ था, मक्का में उस समय की स्थिति की अगर मैं बात करूं ना, धार्मिक स्थिति की, तो उस समय बहुत ज्यादा क्या होती थी? मूर्ति पूजा होती थी। क्या होती थी? मूर्ति पूजा होती थी। मतलब बहुत ज्यादा मूर्ति पूजा को मानते थे। और उसके बाद इन्होंने क्या किया? धीरे धीरे करके इनको हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आपको अच्छे से पता है। एक तो इनको ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? आप कहोगे सर इनको एक तो पहले इनकी शादी करवा देते हैं पैगंबर मोहम्मद साहब की 25 वर्ष की उम्र में, ठीक है। 25 वर्ष की आयु में 40 वर्षीय विधवा खादीजा के साथ क्या हुआ? इनका निकाह हुआ, विवाह हुआ। क्या हुआ? है ना। और 610 ईस्वी में, कब बच्चे? 610 ईस्वी में। तो देख लो ना, 570 में जन्म हुआ था तो 610 ईस्वी में 40 साल के हो जाएंगे। ईस्वी में 40 वर्ष की आयु में, 40 वर्ष की आयु में क्या हुआ बच्चे? आप कहोगे सर आयु में ईरा नामक गुफा में इनको किसकी प्राप्ति हुई? ज्ञान की प्राप्ति हुई। ईरा नामक गुफा में क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई। किसकी प्राप्ति हुई? ज्ञान की प्राप्ति। ईरा नामक गुफा में किसकी प्राप्ति हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति। और ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसके बाद इन्होंने ये चीज बोलना स्टार्ट किया चारों तरफ उस समय मक्का के, अरब के क्षेत्र में, कि ये मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए, मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए। अब एक बात बताओ, उस समय जो लोग थे वो मूर्ति पूजा के बहुत ज्यादा मतलब समर्थक थे। अगर उस बीच में अगर कोई आके ये कहेगा कि मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, तो एक बात बताओ लोग क्या करेंगे? लोगों ने वही किया जो आमतौर पर आज भी करते हैं। समाज ने इनको एक्सेप्ट नहीं किया, उस समय समाज ने इनको एक्सेप्ट नहीं किया और इनको लास्ट में मजबूरन मक्का छोड़कर जाना पड़ा। मक्का छोड़कर ये चले गए यसरीब, यसरीब जिसे आजकल आप क्या कहते हो? मदीना कहते हो। मक्का से कहां चले गए? ये मदीना चले गए। और इस घटना को 622 ईस्वी में, इस घटना को हिजरी बोला गया और हिजरी संवत की हिजरत बोला गया। और यहीं से हिजरी संवत की शुरुआत भी हम मानते हैं 622 ईस्वी से। कब से? 622 ईस्वी से, ठीक है। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, आपसे ये पूछा जा सकता है इन्होंने अपना प्रथम उपदेश किसे दिया था? तो आपका जवाब जाना चाहिए, इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था इनकी प्रथम शिष्या। और इनकी प्रथम शिष्या कौन थी? इनकी पत्नी जो थी, ये इनकी प्रथम शिष्या थी। नाम क्या था? खादीजा। खादीजा को क्या दिया इन्होंने? अपना प्रथम उपदेश दिया।
लेकिन लेकिन फिर 16 जुलाई 622 ईस्वी को कब बचे, जब इनका विरोध हुआ, तो विरोध के बाद ये कहां चले गए, ये कब 16 जुलाई 622 ईस्वी को, 622 ईस्वी को ये कहां से चले गए, मक्का से चले गए। मक्का से कहां, यसरीब, यसरीब जिसे आप वर्तमान में क्या बोलते हो, मदीना, क्या बोलते हो, मदीना, मदीना क्या बोलते हैं बच्चे, मदीना बोलते हैं, ठीक है, मदीन बोलते हैं, तुनब्बी बोलते हैं, या फिर आप बोल सकते हो इसको तुनब्बी बोल लो या मदीन बोल लो, या इसी को नबी का शहर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नबी का शहर, नबी का शहर। नबी कौन, पैगंबर मोहम्मद साहब, पैगंबर मोहम्मद साहब। मक्का से चले गए यसरीब, इस घटना को बोला जाता है हिजरत। क्या बोला जाता है, हिजरत, हिजरत घटना 622। और इसी 622 ईस्वी में यहीं से किसकी, मुस्लिमों के कैलेंडर हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी। हिजरी संवत की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी 16 जुलाई 622 ईस्वी को, 16 जुलाई 622 ईस्वी को। उसके बाद 622 10 साल बाद 632 ईस्वी में क्या हो गई थी, इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु कब हो गई थी, 632 ईस्वी में। ये मैंने बताई पर्सनल जानकारी, कुछ मेन बातें। क्या क्या जानकारी, एक बार रिपीट कर लो। एक बात और बता देता हूं, हिस्ट्री का सिलेबस आप कहोगे तो मैं शॉर्टकट में 20-25 क्लास में करवा दूंगा पूरा। एक बार जरा जो बच्चे चल रहे हैं ना कमेंट, वो मुझे एक बार बताओ जरा, आप क्या चाहते हो, हिस्ट्री को वही 20-25 क्लास में खत्म करवा दूं या अच्छे से पढ़ा दूं, एक बार कमेंट में बताओ मुझे, एक बार कमेंट में बताओ, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करवा दूं या अच्छे से पढ़ा दूं, एक बार की बार ना पढ़ना पड़े। बोलो भाई। हाँ जी, चल अच्छे से देख लेते हैं ना। एक तो हमने पर्सनल जीवन देखा, पिता का नाम, माता का नाम, चाचा का नाम, जन्म कब हुआ था, पालन पोषण किसने किया, साथ साथ में नबी कहते हैं, रसूल कहते हैं, पैगंबर कहते हैं, शादी कब हुई, किसके साथ हुई, ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, प्रथम शिक्षा कौन थी, और मक्का से मदीना क्यों जाना पड़ा, मृत्यु कब हुई, ये चीजें हमने जानी। ठीक है, अगर मैं इस्लाम धर्म की बात करें तो इस्लाम धर्म के 5 पिलर्स हैं, 5 प्रमुख स्तंभ है, 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम जिन्हें कहते हो आप, 5। अगर आपसे ये कोई कहे कि इस्लाम के 5 पिलर्स कौन से हैं, इस्लाम के 5 स्तंभ कौन कौन से हैं, 5 प्रमुख स्तंभ कौन से हैं इस्लाम धर्म के, 5 प्रमुख स्तंभ कौन से हैं, तो आपको सर ये 5 प्रमुख स्तंभ हमें पता है, हमें पता है 5 प्रमुख स्तंभ कौन से हैं। नंबर 1 कलमा, क्या कलमा, कलमा जानते हो आप, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, मोहम्मद रसूल अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह यानी क्या, अल्लाह और उसके रसूल में विश्वास करना, विश्वास रखना, विश्वास रखना, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। ठीक है, कि पैगंबर मोहम्मद जो साहब थे, रसूल थे, अंतिम रसूल यही है, अंतिम यही है, अल्लाह ने अंतिम रसूल दूत बनाकर इन्हें भेजा है, इनके सिवा कोई दूसरा भगवान नहीं है। ठीक है ना, ये क्या हो गया, ये हो गया कलमा। कलमा के बाद दूसरा पिलर अगर मैं बात करें तो दूसरा पिलर क्या है, नमाज। और नमाज दिन में कितनी बार एक सच्चा मुसलमान होगा वो दिन में कितनी बार नमाज अदा करता है, 5 बार। प्रातःकाल में, दोपहर के बाद, शाम के समय और रात्रि के समय। प्रातःकाल की जो नमाज होगी उसे फजीर के नाम से जानते हैं, उसके बाद दोपहर की नमाज को जोहर कहते हैं, दोपहर के बाद की नमाज को आसिर कहते हैं, सायकाल की शाम के समय की जो नमाज होती है उसे मगरिब कहते हैं, और रात्रि के समय की जो नमाज होती है उसे हमें ईशा के नाम से जानते हैं। कि क्या कहते हैं, हम ईशा कहते हैं। अच्छा, उसके बाद रोजा, रोजा का मतलब क्या होता है, व्रत। रोजा का क्या मतलब होता है, व्रत। अच्छा, उसके बाद एक मुसलमान जो होगा वो अपने जीवन में कम से कम एक बार हज की यात्रा जरूर करेगा। क्या करेगा, हज की यात्रा, मक्का की तीर्थ यात्रा अपने जीवन काल में एक बार जरूर करेगा। क्या, हज। और एक अपनी कमाई का प्रति वर्ष 1/40 भाग यानी करीब 2.5% क्या करेगा, वो दान कर देगा, और उस दान को हम क्या कहते हैं, जकात कहते हैं। उस दान को हम क्या कहते हैं, जकात कहते हैं। ये क्या है, इस्लाम धर्म के 5 पिलर्स हैं। ठीक है ना, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। इस्लाम धर्म के क्या है, ये 5 पिलर्स हैं, कलमा, नमाज, रोजा, हज और आपका क्या, जकात। जकात कहते हैं ना, शरीयत का कानून चलेगा। शरीयत यानी आपकी कुरान, हदीस और आपका इजमा और आपका कयास, इन चारों को एक साथ मिलाकर ही क्या कहते हैं, शरीयत कहते हैं। ठीक है, कुरान क्या होती है आपको पता ही है? पाठ करना, इकरा शब्द से बना है कुरान शब्द। कुरान पवित्र पुस्तक है, मोहम्मद साहब की दीक्षाएं हैं, कुरान में है। ठीक है, हदीस क्या है, हदीस का मतलब होता है पैगंबर मोहम्मद साहब से जुड़ी हुई जितनी परंपराएं हैं वो हदीस कहलाती हैं। इजमा की बात करें तो इस्लाम के जितने और आगे धर्माचार्य थे, उनके जो मतक्य थे, उनको क्या बोलते हैं, हमें इजमा कहते हैं। कियास क्या होता है, सदस्यता के आधार पर तर्क वितर्क करना कियास होता है, और इन चारों को मिलाकर हम कहते हैं शरीयत। क्या बोलते हैं, शरीयत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शरीयत का कानून चलेगा, बोलते हैं ना, शरीयत। अच्छा ठीक है, इन बातों को नहीं लिखते। पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद क्या हुआ बच्चे, मुस्लिमों की राजनीतिक और धार्मिक नेतृत्व कौन करेगा, इस बात का कि अब आगे कौन, इनके विचारों को, धर्म को आगे कौन बढ़ाएगा। तो ये बोला गया, देखो तो वहां से पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद, पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के पश्चात जो इस्लाम धर्म है वो 2 भागों में बट गया। इस्लाम धर्म जो है वो कितने भागों में बट गया, इस्लाम धर्म बट गया 2 भागों में। एक जिसे बोला गया सुन्नी, और एक जिसे बोला गया क्या, शिया। सुन्नी और शिया, दोनों में फर्क क्या है वो जान लो जरा एक बार। फर्क क्या है, देखो सुन्नी क्या है ना, सुन्नी कहते हैं कि पैगंबर मोहम्मद साहब का कोई भी उपयुक्त जो अनुयायी है वो खलीफा। पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद जो इनके अनुयायी है वो क्या कहलाए, आप एक बात तो ये याद रखना, अनुयायी क्या कहलाए, खलीफा कहलाए, खलीफा कहलाए। अब देखो सुन्नी कहते हैं कि कोई भी उपयुक्त व्यक्ति जो पैगंबर मोहम्मद साहब का करीबी हो, जरूरी नहीं कि वो रिश्तेदार जरूरी नहीं है, कोई भी उपयुक्त व्यक्ति हो क्या बन सकता है, खलीफा बन सकता है। क्या बन सकता है, खलीफा। ये कौन कहते हैं, सुन्नी। ठीक है, तो सुन्नी में लिख लो पैगंबर मोहम्मद साहब का कोई भी उपयुक्त व्यक्ति या कोई भी अनुयायी जो उपयुक्त हो। ठीक है, पैगंबर साहब का कोई भी उपयुक्त अनुयायी खलीफा बन सकता है। ये कौन कहते हैं, सुन्नी कहते हैं, खलीफा बन सकता है। और सिया क्या कहते हैं, ये उल्टा, कि नहीं कोई रिश्तेदार जो होगा वही क्या बनेगा, खलीफा बनेगा। ठीक है, इनके अनुसार क्या कि पैगंबर साहब का कोई रिश्तेदार ही खलीफा होना चाहिए, पैगंबर साहब का कोई रिश्तेदार ही खलीफा बनना। प्रथम 4 जो खलीफा हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये कहते हैं कि नहीं पैगंबर साहब के जो दामाद हैं अली हैं वो क्या बनने चाहिए, खलीफा करने। ये कहते हैं कि नहीं कोई भी उपयुक्त व्यक्ति हो खलीफा बन सकता है। कौन कहते हैं, सुन्नी कहते हैं। प्रथम 4 खलीफा, शुरुआत के 4 जो खलीफा हैं, ठीक है, उनको पवित्र खलीफा माना गया है। प्रथम 4 खलीफा,
प्रथम 4 खलीफा को क्या माना गया है? पवित्र खलीफा माना गया है। क्या माना गया है? पवित्र खलीफा माना गया है। या फिर आप बोल सकते हो खुलफाए रशीदीन कहा गया है शुरुआत के 4 को। खुलफाए रशीदीन क्या बोला गया है? खुलफाए रशीदीन। प्रथम 4 खलीफा की अगर मैं बात करूं तो पहला खलीफा कौन बनेगा? अबू बकर बनेगा। कौन बनेगा? अबू बकर क्या बनेंगे? पहले खलीफा बनेंगे। अबू बकर के बाद दूसरे बनेंगे उमर। और इसी उमर के समय में भारत पर प्रथम अरब आक्रमण होगा। भारत के समय भारत पर प्रथम अरब आक्रमण होगा बंबई के थाना पर। थाने जानते हो ना, थाने प्रथम ट्रेन चली थी वहां 634 ईस्वी में प्रथम अरब आक्रमण होगा। किसके समय? उस समय खलीफा रहेंगे उमर। कौन रहेंगे? उमर। उमर के बाद बनेंगे उस्मान। कौन? उस्मान। और नंबर 4 पे फिर बाद में कौन बनेंगे? अली। कौन बनेंगे? अली। ठीक है भाई। 632 में मृत्यु हुई तो 632 से लेकर 634 ईस्वी तक अबू बकर रहेंगे। 634 से 644 तक उमर खलीफा रहेंगे। 644 से लेकर 656 तक कौन रहेंगे? उस्मान रहेंगे। और 656 के बाद आपके कौन बनेंगे? अली जो हैं वो अगले क्या बनेंगे? खलीफा बनेंगे। क्या बनेंगे? खलीफा। अबू बकर क्या करेंगे? एक खास बात सुन लो इनकी, ये मदीना को राजधानी बनाएंगे। ये किसको राजधानी बनाएंगे? मदीना को राजधानी बनाया इन्होंने। क्या किया? मदीना को राजधानी बनाया। ठीक है ना। उमर देखो, उमर को एक आदर्श खलीफा माना गया है। आदर्श खलीफा का मतलब ये है उमर के समय में, इनके समय में जो इस्लाम धर्म था वो पूरे अरब में फैल गया था। चाहे आप फिलिस्तीन की बात करें, फिलिस्तीन, फारस, सीरिया, मिस्र, पूरे क्षेत्र में इस्लाम धर्म फैल गया था उमर के समय में। ठीक है, इसलिए इनको आदर्श खलीफा माना गया है। क्या? आदर्श खलीफा माना गया है। और इसी के समय में, उमर के समय में भारत में बंबई के थाने पर प्रथम अरब आक्रमण हुआ था 634 ईस्वी में। किसके समय में? उमर के समय में। उस्मान के बारे में एक बात याद रख लेना, इनकी हत्या इनके विद्रोहियों द्वारा, ये कुरान पढ़ रहे थे, कुरान पढ़ते समय इनकी क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी गई थी। ये क्या थे? दामाद थे। कौन? अली। ठीक है। और इन्होंने क्या किया था? मदीना के स्थान पर दमिश्क कुफा है ना, क्या दमिश्क को क्या बनाया था? अपनी राजधानी बनाया था। दमिश्क को अपनी राजधानी बनाया। मदीना के स्थान पर किसको राजधानी बनाया था? स्थान पर दमिश्क को राजधानी बनाया था। सीरिया है ना, को राजधानी बनाया। किसने? अली ने। और अली का युद्ध भी हुआ था। इनकी जो बीवी थी पैगंबर मोहम्मद साहब की, आयशा दूसरी शादी है ना, आयशा के साथ एक युद्ध भी हुआ था अली का। उस युद्ध को हम उस्ट युद्ध के नाम से जानते हैं। उस्ट युद्ध यानी बैटल ऑफ कैमल किस के बीच में हुआ था? अली और पैगंबर मोहम्मद साहब की बीवी आयशा के मध्य बासरा में हुआ था, जिसे जमल का युद्ध या उस्ट का युद्ध या बैटल ऑफ कैमल के नाम से भी जानते हैं। बैटल ऑफ कैमल के नाम से भी जानते हैं। और फाइनली 661 ईस्वी में अली की क्या हो गई? मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद फिर उमैया वंश शासन करेगा। उमैया के बाद अब्बासी वंश शासन करेगा। कौन करेगा? इसके बाद आपके उमैया वंश आएगा। उमैया वंश के बाद आपके अब्बासी वंश आएगा। कौन सा? अब्बासी वंश। ये सारे नाम आपको देखने को मिलेंगे जब आप मध्यकाल पढ़ोगे ना। मध्यकाल जब पढ़ोगे, आपके गोरी वहां से आया, गजनवी वहां से आया, कासिम वहां से आया, उसके खलीफा ये थे, उसका सुल्तान ये था। ये सारे नाम आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। ठीक है भाई। अब्बासियों के बाद आपको पता है जो खिलाफत है वो मिस्र के मामुलक सुल्तान थे, मिस्र के, उनके पास चली गई थी। मामुलकों के बाद जो आपके तुर्की में जो ओटोमन तुर्क साम्राज्य था उनके पास चली गई थी। जो सत्ता है वो एक तरीके से उनके पास से आगे शासन चला गया था। ठीक है। तो ये मेन बातें मैंने आपको इस्लाम धर्म के बारे में बताई है। मैंने। ठीक है। मृत्यु के बाद इस्लाम 2 भागों में बट गया, सुन्नी और शिया। ठीक है। प्रथम 4 खलीफा कौन हुए ये मैंने बताया। अबू बकर के समय की मेन बात, उमर के समय भारत पर बंबई के थाने में आक्रमण हुआ था 634 में। उस्मान ये एक उमर को क्या माना जाता है? बिल्कुल क्या एक आदर्श खलीफा माना जाता है। उस्मान की मृत्यु कुरान पढ़ते हुए हो गई थी। और अली का जो युद्ध है वो आयशा के साथ हुआ था, जो पैगंबर मोहम्मद साहब की बीवी थी। बैटल ऑफ कैमल के नाम से जिसे जानते हैं। कुछ चीजें जो मैंने बोली हैं उनको आप याद कर लेना या लिख लेना अपनी कॉपी में। बैटल ऑफ बासरा में बैटल ऑफ कैमल या उस्ट का युद्ध या जंगे मल का युद्ध किसके बीच में हुआ था? अली और आयशा के मध्य हुआ था। ये चीज आपको याद रखनी। बाद में उमैया वंश आ जाएगा, अब्बासी वंश आएगा, फिर आपके मिस्र के जो शासक होंगे, मामुलक सुल्तान होंगे, वो अपने हाथ में शासन ले लेंगे। मामुलकों के बाद ओटोमन के पास ये शासन आ जाएगा तुर्की में, है ना। ये लगातार ये चीज चलती रहेगी। आज की क्लास में मैंने आपको मेनली ये बताया कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास को पढ़ना कैसे है। हमने कहा सर हम 2 भागों में तोड़कर पढ़ेंगे, पूर्व मध्यकाल और मध्यकाल। ठीक है। दुनिया मध्यकाल से शुरुआत करती है, हम शुरुआत करेंगे अपनी कहानी की पूर्व मध्यकाल से, है ना। अरे तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट तो सारी चीजें हैं, और कोर्स के अंदर पढ़ रहे हो तो पढ़ाई तो गई सारी चीजें। अब ऐसा तो नहीं होता ना सारे सब्जेक्ट एक साथ चालू कर दें आपके, ये बताओ है। और 1-2 दिन का समय तो आपको पॉलिटी की क्लास भी चालू हो जाएगी, 1-2 दिन के अंदर ही चालू हो जाएगी। ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। मॉडर्न हिस्ट्री का सेशन होगा हमारा, शायद शाम को होगा मॉडर्न हिस्ट्री का। अगले 20 से 25-30 दिन के अंदर एक साथ हम दोनों चीजें लेकर चल रहे हैं। मिडाइवल भी मॉडर्न भी, यानी मान के चलो अगले 1 महीने के अंदर